दर्शकों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और आज हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर हड़प्पा। अब हम जो कुछ भी डिस्कशन करने जा रहे हैं आज की क्लास में, उसका संबंध केवल हड़प्पा से है। आपको बताना चाहूँगा, एक पहला और प्राइमरी प्रश्न जो पूछा जाता है कि ये बताएं हड़प्पा की स्थिति कहाँ है, किस नदी के किनारे है। तो बड़ी बात ये है, हड़प्पा आपको पता है कि है कहाँ एग्जैक्टली। पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में है, शाहीवाल जिले में है और रावी नदी के बाएं तट पर है। आपको ध्यान रखना चाहिए, ये तो बड़ी कॉमन बात है कि रावी नदी के किनारे है, लेकिन एग्जैक्टली वो रावी नदी के बाएं तट पर है। तो अब आपके जहन में एक प्रश्न ये आएगा कि सर ये बताइए कि वो नदी का बायां और दायां तट हम कैसे डिफाइन करें, कैसे पता चलेगा कि कोई तट बायां है या दायां है। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप नदी के बहाव की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। मतलब नदी जिधर से बह कर आ रही है उधर की तरफ पीठ होनी चाहिए आपकी, और जिधर बह के जा रही है उधर मुंह करके खड़े हो जाइए। तो जो यूनिवर्सल लेफ्ट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो यूनिवर्सल राइट है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आगे एक बड़ा कॉमन प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन अधिकांश तौर पे आज भी छात्रों को लेके इस प्रश्न का सही उत्तर पता नहीं होता, और वो ये है कि हड़प्पा की खोज किसने की। और ज्यादातर जवाब छात्रों की तरफ से ये आता है कि सर वो दयाराम साहनी। लेकिन मैं आपको बता दूं, हड़प्पा की खोज 1826 में एक ब्रिटिश व्यक्ति ने की थी जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। 1826 में हड़प्पा की खोज करने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। आपको मैं बताना चाहूंगा, चार्ल्स मैसन पंजाब के क्षेत्र से होकर गुजरे थे। आपको ध्यान देना चाहिए कि उस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेश था, और चार्ल्स मैसन जब पंजाब के क्षेत्रों से होकर गुजरे तो उन्होंने पहली बार हड़प्पा के खंडहरों की तरफ ध्यान दिया। ये खंडहर तो हजारों साल से पड़े हुए थे, लेकिन किसी ने इस पर नोटिस नहीं लिया, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो चार्ल्स मैसन ने इस साइट को पूरा देखा और इसके बारे में ब्रिटिश सरकार को इस आशय की सूचना भेजी कि इन खंडहरों में हो सकता है किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष दबे हुए हों। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि उस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेश था और किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, और ये बात समाप्त हो गई। और फिर कई वर्ष बीते, और फिर आपको पता है कि भारत में रेलवे की जो विकास प्रक्रिया है वो 1853 में पहली रेलवे मुंबई से ठाणे के बीच में चली। 16 अप्रैल 1853 रेलवे के विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा, 1856 में जॉन विलियम और ब्रंटन, ये रेलवे के दो ठेकेदार थे, दोनों भाई हैं, कराची से लाहौर तक की रेलवे लाइन बिछा रहे थे। लगभग 130 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन थी। तो रास्ते में ये खंडहर आ रहे थे हड़प्पा के, तो इन लोगों ने इन खंडहरों को खुदवा दिया। ये अनायास और अनजाने में हुआ, और जब इन्होंने इन खंडहरों को खुदवा दिया तो इस लापरवाही पूर्ण अनजाने में किए गए उत्खनन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष मिले, और जॉन विलियम और ब्रंटन ने इन पुरातात्विक अवशेषों को ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेज दिया। 1856 का समय है, लॉर्ड डलहौजी का समय है, आपको पता है। हुआ ये कि जॉन विलियम और ब्रंटन ने इन हड़प्पा के जो खंडहर थे इनकी ईंटों का उपयोग रेलवे की पटरियों को बिछाने में गिट्टियों के रूप में कर लिया। और यही कारण है कि बहुत सारी इमारतें और बहुत सारे खंडहर नष्ट हो गए, लेकिन कुछ पुरातात्विक अवशेष हमें मिले। तो इन पुरातात्विक अवशेषों को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजा गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ध्यान दिया, और उन्होंने 1856 में उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम को इन स्थलों का दौरा करने के लिए भेजा। अलेक्जेंडर कनिंघम
अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। कनिंघम आए, कनिंघम ने इन हड़प्पा के स्थलों का दौरा किया, सर्वेक्षण किया, लेकिन वास्तव में कनिंघम भी इस सभ्यता के ऐतिहासिक महत्व को आंक नहीं पाए। और फिर उन्होंने केवल एक रिपोर्ट लगाई, ध्यान से सुनिएगा, एक रिपोर्ट लगाई कि हाँ, यहां पर कुछ किसी प्राचीन सभ्यता के खंडर हो सकते हैं, किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं जो संभवतः 1000 वर्ष पुरानी हो सकती है। मेरे शब्दों पर ध्यान रखिएगा। 1856 में कनिंघम ने यह रिपोर्ट दी कि जो संभवतः 1000 वर्ष पुरानी हो सकती है। इट मीन्स अगर 1856 में उन्होंने इस अवशेषों को, हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेषों को लगभग 1000 वर्ष पुराना बताया, तो ये लगभग टाइम कहां पे जाके रुकेगा? राजपूत काल के आसपास। लेकिन वास्तव में कनिंघम इस सभ्यता के महत्व को, इस सभ्यता की प्राचीनता को, इन पुरातात्विक अवशेषों की ऐतिहासिकता को समझ नहीं पाए और बात समाप्त हो गई। इसके बीच में कई सर्वेक्षण हुए। ऐसा भी 1912 में आप देखेंगे जेएफ फ्लीट ने रॉयल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में भी इसके बारे में कोई लेख लिखा। लेकिन ये सारी बातें सामान्य तौर पे केवल पढ़ी गई, लेकिन किसी ने भी इधर सीरियसली ध्यान नहीं दिया। अब समस्या क्या होती है? ये सभ्यता लगभग प्रकाश में आने में 100 वर्ष डिले हो गई। 1826 में पहला उल्लेख चार्ल्स मैसन ने किया और फिर 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का विस्तृत उत्खनन और सर्वेक्षण करवाया। आपको ध्यान रखना चाहिए, दो प्रश्न बड़े कॉमन हैं कि इसका खोज किसने किया, हड़प्पा की खोज किसने की? तो सही जवाब है चार्ल्स मैसन। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इस सभ्यता के नगर हड़प्पा का सर्वप्रथम काल निर्धारण किसने किया? तो इट इज अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने 1856 में उसे 1000 वर्ष पुराना बताया, उन पुरातात्विक अवशेषों को जो हड़प्पा से मिले थे। हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया? तो इट इज 1921 राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। तो खोजकर्ता और उत्खननकर्ता में लेकर छात्रों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है और फिर इसके बाद ये रिसर्च आगे बढ़ी है। बाद में हड़प्पा के उत्खनन से मॉर्टिमर व्हीलर भी जुड़ते हैं और जहां तक मुझे याद आ रहा है 1946 में। फिलहाल इस हड़प्पा के उत्खनन से हमें बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष मिले। इन अवशेषों से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं आपको बताता हूं हड़प्पा से कौन कौन से पुरातात्विक अवशेष हमें मिले हैं। इसे बहुत सावधानी और बहुत गहनता और बहुत तन्मयता से आप समझिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक विशेष पुरातात्विक अवशेष या एक विशेष इमारत जिसे आप कहते हैं अन्नागार, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक नगर से अन्नागार मिले हैं। अन्नागार मिलने भी चाहिए। आप कहेंगे सर क्यों? ये कंपल्सन है, ये कंपल्सरी है कि अन्नागार हो नगरों में। क्यों? क्योंकि नगरों में रहने वाली उपभोक्तावादी जनसंख्या के आवश्यकता की आपूर्ति के लिए ये जरूरी है कि नगरों में अनाज का पर्याप्त भंडारण हो। तो हड़प्पा से भी हमें एक अन्नागार मिला है, एक अन्नागार हड़प्पा से भी मिला है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपसे कहता है कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। ठीक है ना? फिलहाल हड़प्पा का जो अन्नागार है इसमें 12 प्रकोष्ठ हैं। प्रकोष्ठ है का मतलब 12 कोठरियां हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, 12 कमरे हैं। और इन्हीं अन्नागारों के बाहर आपको ध्यान रखना चाहिए,
एक प्रश्न ये आया था कि हमें ओखलियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। एक प्रश्न ये भी आया था कि हमें ओखलियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं, इन्हीं अन्नागारों के बाहर 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, पकी ईंटों के हैं। काफी बड़े चबूतरे हैं, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर है और वो गड्ढे हैं बराबर, और ऐसा लगता है कि इन वृत्ताकार चबूतरों का, इन वृत्ताकार गड्ढों का उपयोग अनाज कूटने के लिए किया जाता रहा होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि ओखलियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो ओखलियों के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है, और वो ये है कि श्रमिक बस्ती के साक्ष्य कहां से मिले हैं। श्रमिक बस्ती के साक्ष्य आपको ध्यान रखना चाहिए, वो भी हड़प्पा से मिले हैं। यहाँ पे लगभग 15 श्रमिक आवास हैं। तो ये प्रश्न ऐसे आया था कि श्रमिक बस्ती के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो आप इसको श्रमिक आवास कह लें, चाहे श्रमिक बस्ती कह लें, वो ऐसा दिखता है कि एक छोटे छोटे कमरे हैं जिसमें एक व्यक्ति आराम से रह सके बस। तो इसको श्रमिक बस्ती का कॉन्सेप्ट दिया गया है, या फिर ये कहा गया है कि यहाँ पर हो सकता है कुछ मजदूर रहते रहे हों या श्रमिक रहते रहे हों। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें हो गई आपके लिए। हड़प्पा से एक अन्नागार जिसमें 12 प्रकोष्ठ हैं, 18 ओखलियों के साक्ष्य हैं, 15 श्रमिक आवास के साक्ष्य हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि सभी नगरों का विभाजन लगभग 2 खंडों में है। अगर धौलावीरा को छोड़ दे तो धौलावीरा की जो नगर योजना है वो 3 खंडों में विभाजित है। इसके अलावा सभी नगर 2 खंडों में विभाजित हैं, दुर्ग टीला और नगर टीला। अब हम यहां से अगर थोड़ा आगे बढ़ें तो मुझे एक प्रश्न याद आता है। ये पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का एक अर्ध औद्योगिक नगर कौन सा है। ध्यान रखिएगा, प्रश्नों का नेचर थोड़ा ध्यान रखिएगा। पूछा ये गया था कि अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर, एक ऐसा नगर जो अर्ध औद्योगिक था, कौन सा था। इसको आप इंग्लिश में कहें कि हाफ इंडस्ट्रियल सिटी, हाफ इंडस्ट्रियल सिटी कौन सा था, तो वो है हड़प्पा। इन्हीं श्रमिक बस्तियों के आसपास तांबा गलाने वाले शिल्पियों की, तांबे का काम करने वाले शिल्पियों की 16 भट्टियां मिलती हैं। आप ध्यान रखिएगा, तांबा गलाने वाले शिल्पियों की 16 भट्टियां मिली हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछा गया है कि ताम्र शिल्पियों की मूषाएं कहां से मिली हैं। तो ताम्र शिल्पियों की मूषाएं या ताम्र शिल्पियों की भट्टियां, या फिर ऐसा कहता है कि अर्ध औद्योगिक नगर कहां पे था, तो इट इज इन हड़प्पा। लेकिन अगर यही प्रश्न का नेचर थोड़ा सा चेंज हो जाए, अक्सर करके ये भी पूछा जा सकता है कि औद्योगिक नगर किसे कहा गया है। आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर इस प्रश्न का नेचर इस तरह से चेंज हो जाए कि हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर कौन सा था, तब जवाब चेंज हो जाएगा, और तब जवाब हो जाएगा चमुदड़ो। तब जवाब हो जाएगा चमुदड़ो। चमुदड़ो को शेफील्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया है। शेफील्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज चमुदड़ो। औद्योगिक नगर, इट इज चमुदड़ो। लेकिन अगर कहता है अर्ध औद्योगिक नगर, तब जवाब हो जाएगा हड़प्पा। इतनी बात मुझे उम्मीद है आपको ध्यान रखनी होगी, और ध्यान रहनी भी चाहिए क्योंकि प्रश्न यहां से बने हैं। अगले क्रम में आपको ध्यान रखना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता से हमें कुछ पासे मिले हैं। पासे मतलब जैसे हम लोग लूडो में खेलते हैं, घनाकार पासे। और आपको जान के ये ताजुब होगा, यानी वो 1 2 3 4 5 6 तक इसमें गिनतियां होती हैं, डॉट 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 6 तक। तो इससे हमको पता चलता है कि हड़प्पा वासी पासे के खेल से परिचित थे। अब यहां पर 2-3 बातें और आपको ध्यान देने की हैं। पासे का खेल परिचित है। खेल के संदर्भ में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर इंडोर गेम्स भी हैं और आउटडोर गेम्स भी हैं।
इंडोर गेम्स आई मीन टू से ये पासे का खेल, पासे के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो शतरंज की कुछ गोटियां और शतरंज का बोर्ड, शतरंज की गोटियां और शतरंज का बोर्ड कहां से मिलता है? तो शतरंज की गोटियां इट इज फ्रॉम लोथल। आपको ये सारी बातें एक साथ याद रखनी चाहिए। शतरंज की गोटियां तो ये लोथल से मिलती हैं, पासे हड़प्पा से हैं। इसका मतलब यह है कि हड़प्पा वासी इंडोर गेम्स से परिचित थे, एज वेल इंडोर गेम्स के साथ साथ वो आउटडोर गेम्स से भी परिचित थे। आउटडोर गेम्स के संदर्भ में हमारे पास एक शहर है धौलावीरा। धौलावीरा से हमें खेल का मैदान मिला है, स्टेडियम मिला है। और एक गुजरात में ही एक जगह और है जूनी कुरन। जूनी कुरन से भी हमको स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। इट मीन्स कि एक गोल सा मैदान है और उसके किनारे किनारे आप ऐसा कह सकते हैं कि दर्शक दीर्घा बनी हुई है, दर्शकों के बैठने के लिए जगह स्थान बनाए गए हैं कि चारों ओर दर्शक बैठते हों और यहां पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हों। लेकिन हमें यह नहीं पता है कि वो कौन सी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हड़प्पा वासी इंडोर गेम्स से परिचित हैं, आउटडोर गेम्स से परिचित हैं। इंडोर गेम्स के संदर्भ में हमारे पास शतरंज की गोटियां और पासे के साक्ष्य हैं। पासे के साक्ष्य हमारे पास हड़प्पा से हैं, शतरंज की गोटियों के साक्ष्य हमारे पास लोथल से हैं। अब थोड़ा ध्यान देने की बात है, बड़ों के मनोरंजन के लिए मान लीजिए खेल है, छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए छोटे छोटे खिलौने हैं, पशुओं की मृण मूर्तियां हैं। जैसे आज भी बाजार के हाट में मिट्टी के खिलौने गांव में मिलते हैं और शहर में तो अब मिट्टी के खिलौने दिखाई नहीं पड़ते, प्लास्टिक के खिलौने दिखाई पड़ते हैं। तो छोटे छोटे खिलौने मिले हैं और उन खिलौनों के पैर के नीचे पहिए लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे जानवरों के गले में वो छोटा सा धागा बांध के और खींचते हैं, पहिए लगे होते हैं, उस तरह के हमारे पास खिलौने हैं। एज वेल आपको बताना चाहता हूं कि किस्से कहानियों और लोक कहानियों का प्रचलन भी था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हड़प्पा से प्राप्त एक मृदभांड पर, ध्यान से सुनिएगा, हड़प्पा से प्राप्त मृदभांड पर प्यासे कौए की कहानी का चित्रांकन मिलता है, दृश्यांकन मिलता है, चित्रांकन मिलता है। आप कहिए एक कौवा बना हुआ है घड़े के ऊपर बैठा हुआ। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इसके ठीक पहले वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें उस मृदभांड का चित्र भी बना हुआ है और वो हड़प्पा से मिलता है। आप इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। ये प्रश्न एक बार दूसरे ढंग से यूपीएससी ने पूछा है कि वो विशिष्ट मृदभांड कहां से मिला है जो हमें चालाक, लोमड़ी और कौवे के कहानी की याद दिलाता है। तो थोड़ा सा प्रश्न का नेचर चेंज हो रहा है, कहानी भी चेंज हो रही है, तो जगह भी चेंज हो जाएगी। आपको ध्यान रखना चाहिए, प्यासे कौवे का दृश्यांकन हड़प्पा से है और चालाक, लोमड़ी और कौवे की कहानी का दृश्यांकन लोथल से है। उसमें दिखाई पड़ता है, बचपन में कहानी हम लोगों ने पढ़ी होगी कि वो एक कौवा रोटी का टुकड़ा लेकर पेड़ की डाल पे बैठा था और लोमड़ी आई और लोमड़ी ने कहा, कौवे मामा तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। और कौवे ने जैसे ही गाने के लिए चोंच खोली और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी लेके भाग गई। ये दृश्यांकन हमारे पास लोथल से है। चालाक, लोमड़ी और कौवे का दृश्यांकन लोथल से है और प्यासे कौवे की कहानी का दृश्यांकन हड़प्पा से प्राप्त मृदभांड से है। तो ये दिखता है कि हमारी लोक कहानियां, उनका जो स्रोत है, उनका जो ओरिजिन है, वो हड़प्पा सभ्यता के किसी न किसी नगर से आज जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर हुआ है। ये कहानियां हम तक पहुंची हैं। एक विशिष्ट बात आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं। एक प्रश्न ऐसे भी आया है कि ये बताइए कि नटराज शिव का आद्य रूप कहां से मिलता है। नटराज शिव का आद्य रूप कहां से मिलता है? तो ये हड़प्पा से मिलता है। एग्जैक्टली वो एक मूर्ति है छोटी सी, काले स्लेटी पाषाण की, वो उसका एक पैर थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ये दिखता है कि शायद वो नृत्य की मुद्रा में है। आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे डिस्कशन का विषय है ये, बहुत सारे विद्वानों ने इस पर डिस्कशन किया है, वो ऐसा है ऐसा है, लेकिन सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि वो नटराज शिव
की प्रतिमा का आद्य रूप है तो वो हड़प्पा से है। लेकिन अगर आपसे ये कहता है कि ये बताइए कि पशुपति शिव का आद्य रूप कहां से मिला है, पशुपति शिव का आद्य रूप कहां से मिला है, तो वो है मोहनजोदड़ो। वो पशुपति शिव की योगी वाली मुहर है। वो तब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा जब मैं आपसे मोहनजोदड़ो के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, थोड़ी सी कुछ विशिष्ट सूचनाएं और हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे हड़प्पा से तरबूज के बीज मिले हैं और मटर और तिल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से मटर और तिल के साक्ष्य मिले हैं, तरबूज के बीज मिले हैं। तो आपके लिए ये एविडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना चाहिए जो सरसों और चना मिश्रित खेती का उदाहरण, ध्यान से सुनिएगा, सरसों और चना और जुते हुए खेत का उदाहरण तो वो कालीबंगा से है, वो कालीबंगा से है। और मटर और तिल की खेती के साक्ष्य तरबूज के बीज हड़प्पा से हैं। इसी संदर्भ में अब थोड़ा सा मैं कब्रिस्तान के बारे में बात करता हूं। हड़प्पा सभ्यता का जो कब्रिस्तान एरिया है वो कहलाता है R37। हड़प्पा सभ्यता का जो कब्रिस्तान एरिया है वो कहलाता है R37 और यहां से कुल 57 कब्रें मिली हैं। यहां से कुल 57 कब्रें मिली हैं। कुछ विशिष्ट बातें आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ विशिष्ट बातें और आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कब्रिस्तान के बारे में। आपको ध्यान रखना चाहिए R37 हड़प्पा का कब्रिस्तान एरिया है। इसी के साथ साथ हड़प्पा के परवर्ती काल से एक कब्रिस्तान और मिला है जिसे सेमेट्री एच की संज्ञा दी गई है। सेमेट्री एच, कब्रिस्तान एच। आपको ध्यान रखना चाहिए यहां से एक ताबूत में रखा हुआ शव मिला है। आपसे ये प्रश्न भी यूपीएससी ने पूछा है और फिर बाद में ये नेट में और अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है कि काष्ठ पेटिका युक्त शवाधान कहां से मिला है। काष्ठ पेटिका युक्त शवाधान कहां से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है और हड़प्पा के कब्रिस्तान एच से मिला है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नवीनतम शोध है इसमें अभी राखीगढ़ी से भी हमारे पास एक काष्ठ पेटिका युक्त शवाधान मिला है। तो हमारे पास जो ताबूत में रखकर दफनाए जाने के दो उदाहरण हैं वो एक कब्रिस्तान एच हड़प्पा से है और दूसरा उदाहरण हमारे पास राखीगढ़ी से है। ये दो बातें आपको याद रहनी चाहिए। शवाधानों के बारे में एक बड़ी बात है कि सामान्य तौर पर ये शवाधान उत्तर दक्षिण दिशाओं में है। सामान्य तौर पर ये शवाधान यानी कि बॉडी को जब रखा गया है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जब बॉडी को हम जमीन में दफनाएंगे रखेंगे तो सिर नॉर्थ की तरफ है और पैर साउथ की तरफ है। आज भी कब्रिस्तान में शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि हड़प्पा के शवाधान नॉर्थ टू साउथ हैं, यानी कि सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ एज वेल। ध्यान रखिएगा कालीबंगा का जो समाधि क्षेत्र है वहां पर कुछ कब्रें हमें ऐसी भी मिली हैं जो साउथ टू नॉर्थ है। साउथ टू नॉर्थ है, इसका मतलब यह हो गया कि सिर दक्षिण की तरफ और पैर उत्तर की तरफ। मुझे समझ में लग रहा है कि आप क्लियर कट चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो हड़प्पा और कालीबंगा को याद रखिए, नॉर्थ टू साउथ हड़प्पा, कालीबंगा साउथ टू नॉर्थ। कुछ बातें और याद रखिए, लोथल है, लोथल के शवाधान ईस्ट टू वेस्ट हैं, यानी पूर्व पश्चिम है। लोथल के शवाधान ईस्ट टू वेस्ट हैं, यानी कि सिर पूरब की तरफ, पैर पश्चिम की तरफ। और जहां तक मुझे याद आ रहा है ये एक विशेष बात है, रोपड़ है और रोपड़ के शवाधान वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि पश्चिम पूर्व है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि रोपड़ के जो शवाधान मिले हैं उनका सिर पश्चिम की तरफ है और पैर पूरब की तरफ है। कुछ और विशिष्ट बातें हैं
कालीबंगा और लोथल से हमें युगल समाधियां मिली हैं। कालीबंगा और लोथल से हमें युगल समाधियां मिली हैं। इसका मतलब, यह प्रश्न भी हमेशा कई कई बार पूछा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी कब्रें जिनमें एक साथ दो शवों को रखा गया है, तो युगल समाधियों के उदाहरण कालीबंगा और लोथल से हैं। और रोपड़ के शवाधान इस मामले में विशिष्ट है। रोपड़ के शवाधान इस मामले में विशिष्ट है कि यहां पर मानवीय शवों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। कुत्ते भी दफन हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कुत्ते भी दफनाए गए। हड़प्पा सभ्यता में ये बताइए कुत्ते कहां पे दफनाए गए हैं मानवीय शवाधानों के साथ? तो वो रोपड़ है। और ऐसी ही प्रथा रोपड़ वाली कुत्तों को दफनाने की प्रथा नवपाषाण काल में कौन सा स्थल है आपको मालूम है? वो स्थल है बुर्जहोम। वो स्थल है कश्मीर का नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम, जहां पर मानवीय शवाधान कुत्तों के साथ हैं। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि ये बताइए हड़प्पा सभ्यता का वो नगर जहां पे अगर कोई कब्रिस्तान था भी तो आज तक हमें वहां से कब्रिस्तान के साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं, या हड़प्पा सभ्यता का वो नगर जहां से हमें अभी तक कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो आपको जवाब पता है, और जवाब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते। आपको ध्यान रखना चाहिए, हड़प्पा के शवाधान उत्तर से दक्षिण, कालीबंगा के दक्षिण से उत्तर, लोथल के पूर्व से पश्चिम, रोपड़ के पश्चिम से पूर्व। युगल समाधियां कालीबंगा और लोथल और रोपड़ के मानवीय शवाधानों के साथ कुत्ते भी दफनाए गए हैं। और बुर्जहोम में भी ऐसी प्रथा प्रचलित थी जहां पर मानवीय शवों के साथ अनिवार्य रूप से कुत्तों को दफनाया गया है। तो मुझे उम्मीद है ये आपका शवाधानों से संबंधित प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ से प्रश्नों के पूछे जाने की परंपरा बहुत रही है। आप इसे अच्छे से तैयार करिए, और बाकी की बातें हम लोग धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।